हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है हमारे चैनल वॉइस विद कुशवाहा पर, जिस पर आपको रोज़ नई नई कहानियाँ देखने को मिलती रहती हैं। और आज की कहानी है गांव की बहू। अपने माता पिता की तीसरी संतान शुभांगी जब हुई तब सितंबर माह चल रहा था। शतभिषा नक्षत्र की उपस्थिति में संध्या के समय शुभांगी का आगमन धरती पर हुआ। गांव की धरती से जुड़े प्रदीप जी और पायल की कन्या शुभांगी जन्म से ही शुभ लक्षणों वाली थी। जैसे ही उसके कदम जमीन पर पड़े, प्रदीप जी की सालों की तपस्या सफल हुई। उनको राज्य सरकार में क्लर्क की एक अस्थायी नौकरी मिल गई। बहुत खुश होकर प्रदीप और पायल ने नौकरी का सारा श्रेय बेटिया को दे दिया। इसके पहले दो बेटे थे, वह भी बहुत आज्ञाकारी और सयाने थे। प्रदीप जी ने परिवार को गांव पर ही रखा कि खेती बाड़ी भी ठीक से चलती रहे और स्वयं बाहर रहकर कमाने लगे। शुभांगी जैसे जैसे बड़ी हुई, अपने रूप और गुणों से सबको अभिभूत करती जाती। बहुत कम अवस्था में ही उसने रसोई और घर गृहस्थी के काम सीख लिए। फिर पढ़ाई में भी झंडे गाड़ने लगी। 12वीं की पढ़ाई तक आते आते शुभांगी ने गांव के सब बच्चे महिलाओं को बटोर कर पढ़ाना लिखाना और उन्हें कलात्मक बारीकियों को भी सिखाना शुरू कर दिया। उसने सिलाई, कढ़ाई, बुनाई, शाल, स्वेटर, बिछौने, कपड़े सब कुछ स्वतः सहज बनाना सीख लिया और गांव में दूसरी औरतों को भी सिखाने लगी। स्नातक की पढ़ाई खत्म करते करते शुभांगी घर से ही अच्छा खासा प्रशिक्षण संस्थान चलाने लगी। वह गांव की सब महिलाओं को अपने यहाँ प्रशिक्षण देकर उन्हें स्वयं सहायता समूह के माध्यम से बैंक से ऋण दिलवा देती थी, जिससे ये महिलाएं अपना छोटा मोटा कारोबार करने लगी थी। यह काम वह अपने गांव के साथ साथ आस पड़ोस के गांव की महिलाओं के लिए भी निःशुल्क करती थी। डलिया बनाना, दरी बुनना, लकड़ी के खिलौने बनाना, कपड़ों पर कढ़ाई करना इत्यादि काम ग्रामीण औरतें अपने गुण के मुताबिक बना करके शहर के बाजारों में पहुंचा देती थी और इसमें लगने वाले सामान और यंत्रों के लिए पैसा उन्हें बैंक से शुभांगी दिलवा देती थी। इस तरह शुभांगी अपने गांव के साथ साथ आसपास के गांवों की भी प्रगति और समृद्धि में योगदान देने लगी थी। बिटिया के बीएससी पास कर लेने पर गांव के समाज में रहने वाले प्रदीप जी को उसके विवाह की चिंता हुई। पापा, मैं आपको छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगी। शुभांगी के ऐसा कहने पर प्रदीप जी की आंखें भर आती। बेटी हृदय का टुकड़ा होती है और एक न एक दिन उसे घर से विदा तो करना ही पड़ता है। ये सोचकर प्रदीप जी ने रिश्ता तलाशना शुरू किया। शुभांगी का भाग्य कि शहर के बहुत बड़े अधिकारी नवल किशोर जी ने शुभांगी को उसके कॉलेज फंक्शन में ही देशभक्ति गीत और गृह प्रबंधन की नाटिका प्रस्तुत करते हुए देखा था और उसकी व्यवहार कुशलता के कायल हो गए थे। उन्होंने खुद गांव आकर प्रदीप जी से शुभांगी का हाथ अपने छोटे बेटे विजय के लिए मांग लिया। ऐसा करके उन्होंने जो प्रदीप जी का मान बढ़ा दिया था तो वह गदगद हो उठे। फिर तनिक संकोच से बोले, हम लोग आपको क्या दे पाएंगे। हमारी हैसियत इतनी नहीं कि इतने बड़े घर में रिश्ता कर सकें। प्रदीप के ऐसा कहने पर नवल किशोर जी ने हाथ जोड़कर कहा, शुभांगी एक हीरा है। ऐसी बहू पाना किसी खुद किस्मत परिवार के भाग्य में होगा। आप तो बस हाँ कहकर हमें कृतार्थ करिए। प्रदीप जी ने तुरंत हाँ कर दी, पर जब घर में बाकी लोगों ने सुना तो फुसुर फुसुर करने लगे। न देखा, न जाना, न सुना, शादी के लिए राजी हो गए। जाने कैसा लड़का है, उसमें कोई ऐब तो नहीं जिसको ये गांव की लड़की से ब्याह कर छिपाना चाहते हैं। ऐसी बातें सुनकर प्रदीप जी का सारा उत्साह जाने लगा, पर उनकी पत्नी ने उनको विश्वास दिलाया कि हमारी बिटिया बहुत गुणी है, अपनी काबिलियत से सबका दिल जीत लेगी और उसकी किस्मत से सब कुछ अच्छा ही होगा। दोनों परिवारों की सहमति से
विजय और शुभांगी की सभी विधि विधानों के साथ शादी हुई। ससुराल में शुभांगी की जेठानी प्रीति थी, जो शहर में कॉन्वेंट स्कूल से पढ़ी लिखी थी और वह अपने स्टेटस का बहुत घमंड भी रखती थी। अमीर घर की प्रीति को अपने गहनों, जेवर और अमीर मायके का भी बहुत गुमान था। दादी सास और सास को तो संस्कारी बहू शुभांगी बहुत पसंद आई थी, पर प्रीति का मन था कि देवर विजय के लिए भी कोई मॉडर्न लड़की चुनते, पर ससुर जी ने अपनी पसंद की बहू को गांव से लाकर प्रीति के अरमानों पर पानी फेर दिया था। यूं तो विजय भी बहुत खुश नहीं था ये सुनकर कि उसकी शादी गांव की लड़की से हो रही है, पर पापा की खुशी के लिए वह चुप था। विवाह के बाद शुभांगी की सुंदरता व सादगी को देखकर वह भी उस पर आकृष्ट हो रहा था। पहले दिन से ही शुभांगी पर सबकी नज़र थी। वह अपने स्वभाव वश दूसरे दिन से ही रसोई और घर का सारा काम संभालने लगी। घर के नौकर और काम वालियों से भी शुभांगी का व्यवहार बहुत प्रेम और सम्मान भरा था। सुबह उठकर नहाकर पूजा करके दादी सास और अपनी सास के पैर छूकर उनसे आशीर्वाद और आज्ञा लेकर वह रसोई और घर के अन्य कार्य कैसे हो रहे हैं सब देखने चली गई। प्रीति जहां देर रात तक जगने के कारण सुबह देर से उठती थी, वहीं शुभांगी ने आदतन सुबह उठकर सबके लिए चाय नाश्ता तैयार करवाने का कार्य, दादी सास को समय पर दवाई देने का काम, ससुर जी को सुबह की सैर पर जाने से पहले सूखे फल और मेवे देने का सब इंतजाम करना इत्यादि काम झट से समझ लिया। सुबह का नाश्ता पौष्टिक होना चाहिए, यह सोचकर शुभांगी ने दादी सास के लिए दलिया, ससुर जी के लिए फलों का जूस और अंकुरित दालों का नाश्ता बनाया। वहीं वह जेठ जी और पति के पसंद पूछकर उनके लिए सभी सब्जियों को मिलाकर पराठे बनाए और पनीर की सब्जी बनाई थी। पहली रसोई होने के कारण उसने सूजी का हलवा और मखाने की खीर भी बनाई थी। दादी सास ने शुभांगी को खूब सारा नेक दिया। सबने महसूस किया कि आज के खाने का स्वाद ही कुछ अलग था, क्योंकि उसमें बहू की प्रेम भावना जो छुपी हुई थी। सास और दादी सास दोनों नई बहू की बलाएं उतार रही थी। यह सब देखकर प्रीति का मन और खराब हो गया। जिस बात का उसे डर था आखिर वही हुआ था। वह रसोई में झांकने तक नहीं जाती, कुछ बनाना भी नहीं आता था। गांव की लड़की शुभांगी तो रसोई में प्रवीण थी, इसलिए प्रीति समझ गई कि शुभांगी अपने हाथ के जादू से सबको अपने वश में करने वाली है। प्रीति खुन्नस के कारण बात बात पर देवरानी को नीचा दिखाने की कोशिश करने लगी। कभी उसकी सस्ती साड़ियों पर फप्तियां कसती तो कभी उसके मामूली गहनों पर, और एक दिन तो शुभांगी को नीचा दिखाने के लिए उसने उसके बनाए सब्जी में चुपके से जाकर खूब सारा नमक डाल दिया। सब भोजन करने बैठे। सासू माँ और ससुर जी दोनों हल्का नमक का भोजन करते थे। सब्जी का निवाला मुंह में डालते ही दोनों थू थू करने लगे। सब्जी में इतना नमक है, हमसे नहीं खाई जाएगी। संकोच से जब सासू माँ ने कहा तो शुभांगी आंसू का घूंट पीकर रह गई, क्योंकि जानती थी कि उसने नमक ज्यादा डाला ही नहीं था। नवल किशोर जी भी हैरान थे, क्योंकि 3-4 दिन से शुभांगी के हाथ का बना भोजन सबने चखा था। तभी प्रीति ने व्यंग करके कहा, जब खाना बनाने के लिए घर में नौकर लगे हैं तो तुम अपनी वाहवाही के चक्कर में हमें भूखा क्यों मारने पर तुली हो। यह सुनकर शुभांगी असहज सी हो उठी। वहीं खाने की मेज पर बैठी प्रीति मंद मंद मुस्कुरा उठी। सासू माँ ने तुरंत नोटिस किया
और प्रीति से प्यार से पूछा, बहू तुमने अपनी थाली में बस दाल ली है, सब्जी क्यों नहीं ली? प्रीति सकपका सी गई, हड़बड़ी में बोली, माँ जी नमक ज़्यादा था ना, इसलिए नहीं ली। सास ने रहस्य से मुस्कुरा कर पूछा, तुमने खाने से पहले ही जान लिया कि नमक ज़्यादा है। प्रीति समझ गई कि उसकी कारगुजारी पकड़ी गई है, पर बात आगे ना बढ़े इसीलिए सब चुप रह गए। उस दिन शुभांगी को अपने भाग्य और किस्मत पर बहुत रोना आया। शुभांगी अपने स्वभावानुसार पूरी शिद्दत से घर में सबकी सेवा में लगी रहती थी, पर उससे कब और कहां छोटी मोटी चूक हो जाती समझ ही नहीं पा रही थी। पर नमक वाले वाकये से उसे जेठानी के स्वभाव का पता चल गया तो वह सावधान हो गई। अब वह भोजन परोसने से पहले भी एक बार भोजन में नमक और मसाला कैसा है चख कर देख लेती थी। विजय और शुभांगी की शादी सादे समारोह में हुई थी। नवल किशोर जी चाहते थे कि बहू के पिता व उनके परिवार पर खर्च का ज्यादा बोझ नहीं आए, इसलिए गिने चुने रिश्तेदारों को ही बेटे की शादी में बुलाया था। उनका इरादा बाद में अच्छे से रिसेप्शन समारोह करने का था। इसलिए एक सप्ताह बाद नवल किशोर जी ने बहू के आगमन पर एक भव्य आयोजन रखा, जिसमें बड़े बड़े अधिकारियों को भी बुलावा दिया था। प्रीति ने इस आयोजन में फिर से शुभांगी की बेइज्जती करने की योजना बनाई। उसने अपनी हाई फाई स्टेटस वाली सभी सखियों को भी बुलावा, वो भी इस ताकीद के साथ कि एक से एक कपड़े और गहने पहनकर आना तुम सब। खुद प्रीति खूब सारे महंगे और भारी गहनों से लदफंद कर तैयार हुई थी। उसको देखकर एक बारगी सबकी आंखें चौंधिया जाती। इधर जब शुभांगी तैयार होने जा रही थी तो सासू माँ ने उसके कमरे में आकर उसे कुछ समारोह लायक साड़ियाँ और गहने दिए और उन्हें पहनकर तैयार होने को कहा। शुभांगी ने सासू माँ की आज्ञा के मुताबिक दी हुई सब साड़ियों में से एक पीली रंग की हल्की सी सिल्क की साड़ी चुनी। साड़ी के मुताबिक ही थोड़ा वजन में हल्का हार उठाकर पहन लिया, साथ में मंगलसूत्र पहनकर और थोड़ा सा श्रृंगार करके बालों की लंबी चोटी गूंथकर झट से तैयार हो गई। सादगी में माँ सरस्वती के समान दमकता उसका रूप बहुत सुंदर लग रहा था। विजय ने उसे देखा तो अपलक निहारता ही रह गया। विजय और शुभांगी की जोड़ी बहुत ही सुंदर लग रही थी, पर प्रीति शुभांगी की किरकिरी करने के लिए दुल्हन से भी ज्यादा सज सज धर कर आई थी। वह जानबूझकर अपनी सहेलियों के संग जाकर उसके आसपास खड़ी हो जाती। फोटोग्राफर भी उन लोगों का श्रृंगार और पहनावा देखकर चमकदम हो जाता, उन लोगों की तस्वीरें खींचने लगता। प्रीति व उसकी सहेली ने नौलखा हीरों का हार पहना था। प्रीति के इशारे पर उसकी सहेली वहां बैठी शुभांगी को सुनाते हुए बोली, किसी ने देखा भी है ऐसा हार, ऐसी महंगी साड़ी? दूसरी सहेली बोली, अरे गांव में कुएं से पानी भरने से फुर्सत मिले तब ना। शुभांगी का नसीब तो बहुत अच्छा है, पर विजय की किस्मत खराब निकली। हंसी उड़ाती हुई प्रीति की सहेली की बात विजय ने सुना तो उसे बहुत क्रोध आया। उसने धीरे से शुभांगी का हाथ अपने हाथ में ले लिया, मानो जताना चाहता हो कि इनकी बातों का असर मेरे ऊपर जरा सा भी नहीं है। शुभांगी को पति का यूं साथ देना बहुत भाया। इसके पहले कि प्रीति के इशारे पर उसकी सहेलियां और कुछ फप्तियां कसती, तभी वहां पर उप जिलाधिकारी के साथ राजनीतिक दल के किसी प्रदेश अध्यक्ष आ गए। सभी कैमरे वाले उन्हें देखकर फोटो लेने लगे। नवल किशोर जी ने आगे बढ़कर गर्मजोशी के साथ उनका स्वागत किया और नवविवाहित बेटे बहू से मिलवाया। उप जिलाधिकारी ने शुभांगी को तुरंत पहचान लिया। दरअसल शुभांगी गांव की महिलाओं के लिए स्वयं सहायता समूह और उनके लघु उद्योगों के संबंध में पढ़ी लिखी होने के कारण
उप जिलाधिकारी कार्यालय में समूह की महिलाओं की तरफ से उनकी बात रखने के लिए अक्सर जाती थी। उप जिलाधिकारी जी शुभांगी की इतनी कम उम्र में मेहनत, लगन और निस्वार्थ सेवा भाव देखकर बहुत प्रसन्न होते थे। उन्होंने हंसते हुए शुभांगी को आशीर्वाद देकर नवल किशोर जी से कहा, आपने तो शुभांगी के रूप में हीरा चुन लिया है। न जाने कितने महिलाओं और परिवारों की रोजी रोटी आपकी बहू के प्रयासों से सुचारू रूप से चल रही है। उनके साथ प्रदेश अध्यक्ष ने नवल किशोर जी से निवेदन करते हुए कहा, अगर आपको आपत्ति नहीं हो तो हम आपकी बहू को स्वयं सहायता समूह की प्रदेश समन्वयक नियुक्त करना चाहते हैं। उन्होंने संतोष व्यक्त करते हुए कहा, क्योंकि ऐसे समाज सेवा कार्यों को करने में आपके बहू ने जो मिसाल कायम की है, उसका लाभ अब हमारे दफ्तर के साथ साथ पूरा गांव समाज भी उठाएगा। शुभांगी से अपने सभी कार्यों और योजनाओं की रूपरेखा के साथ जीवन वृत्त बनाकर देने को कहकर दोनों लोगों ने खूब सारा आशीर्वाद देते हुए चले गए। इधर नवल किशोर जी ने बहुत ही फक्र का अनुभव किया। उधर प्रीति और उसकी सखियों को किसी ने एक नज़र देखा भी नहीं। हीरों का हार जो प्रीति और उसकी सहेलियों ने पहन रखा था, पर शुभांगी को असली हीरा का मिसाल मिल चुका था। प्रीति को अपनी सोच और कद दोनों बहुत छोटे लगने लगे। उसका दोनों हाथों से मुंह छिपाकर रोने का मन हो आया। वह शुभांगी से नज़र नहीं मिला रही थी। शुभांगी ने गांव की लड़कियों के प्रति न केवल उसकी सोच बदल दी थी, वरन अपने लिए अपनी जेठानी के दिल में भी सम्मान जगा दिया था। तो दोस्तों, यह कहानी आपको कैसी लगी कमेंट में लिखकर हमें ज़रूर बताएं। और आप अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को एक लाइक ज़रूर करें।